हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इंडिविजुअल कंपटीशन का टॉप 16 बैटल भी अब स्टार्ट हो चुका है और सभी टॉप 8 में आने के लिए फाइट कर रहे हैं। बिग कैट अपने मैच को जीत चुका है और ये टॉप 8 में आ चुका है। अब तांग तांग का बारी है। इसका भी फाइट एक फिनिक्स गर्ल से होने वाला था। अब आगे इधर तांग तांग स्टेज में अपने ओपोनेंट को देखता है। जब ये टीम बैटल में विंड ड्रैगन के साथ में फाइट कर रहा था, फिर उसके टीम में एक फिनिक्स गर्ल भी थी और वही वोमेन तांग तांग के सामने अभी खड़ी भी है। ये कहती है हम दोबारा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तांग तांग देखता है कि इसका फॉरहेड पे गोल्डन सिंबल भी बना हुआ है, जो कि प्रूफ करता है कि ये एक नोबल है। ये वोमेन अपने क्लैन में यंगर जनरेशन के लीडर भी है और साथ ही अपने क्लैन में नेक्स्ट सक्सेसर के लिए भी चुनी गई है। इसका नाम है फूलिन है। फूलिन काफी टैलेंटेड है, मगर इसका नेचर काफी रिबेलियस था। इस कारण से भी ये अपने क्लैन को छोड़कर चली गई थी और ये अपने काफी सारे रिसोर्सेज को भी छोड़कर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दी थी। इसके ट्रैवल का जर्नी में ये विंड ड्रैगन लड़के से भी मिल सकी, जिससे ये बाद में लव भी करने लगी। हर क्लैन खुद के क्लैन में अपने ब्लड को प्योर और सेफ रखना चाहते हैं। इस कारण से भी इसका क्लैन इसका साथ छोड़ दिया, जबकि ये अपने क्लैन को छोड़कर चली गई थी विंड ड्रैगन क्लैन के लड़के को लेकर। अगर ये अपने क्लैन के साथ में होती और वहां पे कल्टिवेट कर रही होती, फिर ये अब तक गॉड लेवल पे भी चली गई होती। इसे काफी सारी रिसोर्सेज का भी हेल्प मिल पाता है इसके कल्टिवेशन में। फूलिन ये टीम बैटल में पार्ट लेकर अपने क्लैन को प्रूफ करना चाहती थी, मगर इसका प्लान भी फेल हो गया टीम बैटल का। अब इसका इंडिविजुअल बैटल ही बच गया है। फूलिन इस टाइम पे तांग तांग की ओर देखती है और ये इसकी ओर देखकर सोचती है इसके कारण से ही मेरा प्लान फेल हुआ था और ये टीम बैटल को हार गई थी। उस टाइम पे इसे अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ को सेव करने के लिए तांग तांग के टीम के बात को मानना पड़ गया था और ये हार मान गई थी उस मैच में। अब ये तांग तांग से उस मैच का बदला भी लेना चाहती है। टीम बैटल को तो ये हार चुकी है, मगर ये इंडिविजुअल बैटल को हारने वाली नहीं है। तांग तांग इसका एनर्जी को फील करता है और कहता है लगता है कि ये सिंपल मैच नहीं होने वाला है, ये डिफिकल्ट मैच हो सकता है। तांग तांग के पीछे से इसका गोल्डन विंग्स भी निकलता है और साथ ही इसका लाइगर का पावर भी रिलीज होता है। तांग तांग देखता है कि फायर एलिमेंट इस पूरे जगह पे फैल चुका है और फिनिक्स का विंग्स भी स्काई को कवर कर चुका है। तांग तांग अपने विंग्स को फ्लैप करता है और इस बार विंग से पहले से काफी ज्यादा प्रेशर आता है और तांग तांग का फ्लाइंग स्पीड भी काफी इंक्रीज कर चुका है, जबकि इसमें विंड ड्रैगन का ब्लड ऐड है। तो फिर तांग तांग सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करता है और जब ये फ्लाई करता है फिर फ्लाइंग के टाइम पे आवाज भी आता है, सुपरसोनिक आवाज। हालांकि स्पीड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, इस टाइम पे पूरा ही स्काई कवर है फायर से और यहाँ पे आग का बारिश आसमान से हो रहा होता है और इसे डॉज भी कर पाना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन तांग तांग इधर उधर निकलते हुए इन फायर को डॉज करता है एयर में। फिनिक्स का फायर फेदर आकर अब तांग घेर लेता है। ये देखकर ये कहता है ये काफी डेंजरस है, लेकिन जब ये फायर फेदर अटैक करता है तांग तांग एक गैप को देखता है और काफी फास्ट इस गैप से निकल जाता है। इधर काफी फायर फेदर आकर एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। इस पे फूलिन भी काफी सरप्राइज है। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है, फायर रेन है अभी भी जारी है, लेकिन तांग तांग का सुपर क्विक रिस्पॉन्स है इसे अब तक इस बैटल में जिंदा भी रखे हुए है। इस टाइम पे वीआईपी रूम में काफी डीमन एम्परर भी बैठे हुए हैं। टियानो एम्परर भी है और साथ ही अंडर डीमन एम्परर भी है, जो कि फिनिक्स क्लैन से बिलोंग करते हैं और ये अपनी बेटी को देख रहे हैं। ये अपने बेटी से काफी ज्यादा गुस्से में भी थे, इस कारण से भी ये अपने क्लैन से दूर भी थी। जबकि ये देखते हैं कि इनकी बेटी खुद से ही टॉप 16 में एंटर कर चुकी है। ये खुश है और अगर ये इस बैटल को जीत कर क्वार्टर फाइनल्स में चली जाती है, फिर ये पक्का ही अपनी बेटी को अपने क्लैन में वापस ले लेंगे और उस टाइम पे फूलिन भी अपने टैलेंट को प्रूव कर चुकी होगी। इस कारण से भी ये आज पर्सनली यहाँ पे आए हैं इनके बैटल को देखने के लिए। मगर ये तांग तांग को देखकर काफी सरप्राइज है कि इनकी बेटी से, जो कि इस लेवल पे भी है, इससे एक ह्यूमन भी फाइट कर सकता है। तो फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी बेटी एक जोरदार अटैक करे और इस ह्यूमन को सबक सिखाए कि इसे पता है कि हमारे क्लैन से फाइट करने का नतीजा क्या हो सकता है। फिनिक्स क्लैन काफी पावरफुल है, मगर इस तरह का सीन अभी तक इन्हें देखने को नहीं मिला है। इधर इस टाइम पे तांग तांग भी काफी बैड सिचुएशन में होता है। पूरा स्काई कवर होता है रेड कलर ऑफ फ्लेम से। तांग तांग अपने पॉपर डीमन आई से अटैक करता है। फूलिन फील करती है कि इसका स्पिरिचुअल पावर डिस्टर्ब हो गया है और इस कारण से इसका फायर भी एयर में हाफ गायब हो जाता है। तुरंत ही तांग तांग इस सीन का फायदा उठाकर काफी फास्ट स्पीड में फ्लाई करते हुए इसके पास में आ जाता है और दोनों साइड एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। फूलिन तांग तांग को आता हुआ देखकर ये तुरंत अपने फायर को वापस से कॉल करती है इसे रोकने के लिए, मगर अब तक काफी देर हो चुका है। ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, इतना कि इसे देख पाना भी पॉसिबल नहीं है। फूलिन तो इसे रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाती। इस टाइम पे तांग तांग जब ये कोलाइड किया था, फिर इस टाइम पे तांग तांग देख चुका था कि इसके बॉडी से इसका फ्लेम भी रिलीज हो रहा है। तो फिर ये अपने यान एंड यांग पावर के साथ में स्पेस पावर को भी यूज किया था। इसका फायर को दूसरे डायमेंशन में सेंड करने के लिए तांग तांग मिस्टीरियस सर्कल ऑफ स्काई को यूज किया था। फिनिक्स क्लैन का फायर काफी पावरफुल होता है, ये सनफ्लावर क्लैन के बंदे से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तांग तांग का स्वान गॉन्ग इसके बॉडी में रन कर रहा है और ये काफी फास्ट होली फ्लेम को सॉलो भी कर रहा है। तांग तांग के यान एंड यांग पावर के कारण से फूलिन भी काफी इंजरी को फील करती है अपने बॉडी में। तांग तांग देखता है कि फूलिन अपनी लाइफ एनर्जी का यूज कर रही है और इससे ये फ्लेम को क्रिएट कर रही है। इस फ्लेम को रियल फ्लेम भी कहा जा सकता है और फिनिक्स रियल फायर में काफी माहिर भी है। इनके इस रियल फायर को निर्वाणा भी कहा जाता है। जो लाइफ एनर्जी खो देते हैं इस प्रोसेस में, ये बाद में गेन भी कर लेते हैं, तो इनके लिए ज्यादा लॉस नहीं होता इस तरह के अटैक को यूज करने में। मगर इस टाइम पे फूलिन का
निर्वाणा सही से निकल कर सामने भी नहीं आता, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर में यन और यांग एनर्जी ऑलरेडी इंटर कर चुका है, जो कि इसका सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी को ही डैमेज कर रहा है। इससे फूलिंग को काफी ज्यादा पेन भी फील होता है और ये जोर से चिल्लाती भी है। ये अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है इस टाइम पे, जबकि ये पेन में है। तो फिर रेफरी भी इस टाइम पे चिंता करता है कि ये इस मैच को खत्म करी या नहीं, क्योंकि मैच अभी भी चल रहा है। इस कारण से भी ये वीआईपी रूम की ओर देख भी रहा है, जहाँ पे इसके फादर बैठे हुए हैं। इस टाइम पे सडनली एक फिगर ऊपर एयर में निकल कर आता है और ये फूलिंग के पीछे में आ जाता है। ये देखकर तुरंत तांग संग अपने एनर्जी को फूलिंग के बॉडी में से वापस खींच लेता है। लाइगर पावर और ये यांग पावर, इन दोनों पावर को ये वापस ले लेता है। तांग संग इस फिगर को देखकर ग्रीट करता है। ये और कोई नहीं बल्कि ग्रेट डीमन एम्परर है, जो कि फिनिक्स क्लैन से है। अनडेड ग्रेट डीमन एम्परर। ये कहते हैं ये हार चुकी है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो फिर तुम मेरे पैलेस में आ सकते हो। ये कहने के बाद ये वापस यहाँ से वीआईपी रूम में लौट जाते हैं। इधर रेफरी भी अनाउंस करता है शूरा इस मैच को जीत चुका है। तांग संग के बॉडी में अभी इसका सबसे पावरफुल पावर इसका स्पिरिचुअल पावर ही है। इसका मेंटल पावर अभी 90 के पीक पे है। इस लेवल पे होने के कारण से इसे काफी एडवांटेज भी मिलता है। हालांकि तांग संग का स्पिरिचुअल पावर अभी डिवाइन पावर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसे अभी भी अपने स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करना ही है हायर लेवल तक, मगर इसका स्पिरिचुअल पावर दूसरे कैंडिडेट से काफी ज्यादा है इस कंपटीशन में। अनडेड फिनिक्स डीमन एम्परर ये भी इस कंपटीशन के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इस कारण से भी ये तांग संग को कुछ भी नहीं किए। इस मैच के बाद तांग संग भी टॉप 8 में आ चुका है। तांग संग स्टेज से जाने लगता है। इस बार तांग संग इस मैच को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, इसलिए भी ये अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज किया है, जिससे ये आसानी से इस मैच को भी जीत चुका है। ये इंजर होने का रिस्क भी इस टाइम पे ले नहीं सकता है। इसे टीम बैटल को भी फाइट करना है और वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए भी तांग संग इस मैच में इंजरी को कम लेने का ट्राई भी कर रहा था। तांग संग वेटिंग रूम में आ जाता है और यहाँ पे ये मी गोंजी से मिलता है। ये कहती है तुम्हारा फाइट काफी अच्छा था, नेक्स्ट मैच लगता है कि और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तांग संग जानता है कि ये कंपटीशन में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर आए हैं और ये ऐसा है जैसे कि पावर हाउस का मेला यहाँ पे लगा हुआ हो। इस जैसे जगह पे तांग संग को भी काफी बेनिफिट हुआ है। ये अपने स्किल को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सका है। तांग संग स्टेज की ओर देखता है और इसे बीहमत डीमन दिखता है और ये बीहमत डीमन काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस बीहमत डीमन से तांग संग फाइट किया था उससे भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अपोजिट में डार्क डीमन जो कि ड्रैगन क्लैन से है ये खड़ा होता है। इसके क्लैन से 6th रैंक पे ग्रेट डीमन एम्परर भी आते हैं। इन्हें इटर्नल नाइट किंग भी कहा जाता है और ये डार्क डीमन इनका डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यानी कि इनका ग्रैंडसन है। इसका नाम है मानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सभी माउंटेन पे क्लाइम किया था और वहां पर जाकर ये पैलेस के टोकन को भी हासिल कर सका है। बस 3 माउंटेन पैलेस को छोड़कर, टॉप 3 माउंटेन पैलेस को छोड़कर, क्रिस्टल पैलेस को और टिहानु पैलेस को और टियानयान पैलेस को। इन 3 पैलेस पे क्लाइम करने के लिए ना सिर्फ पावर चाहिए होता है बल्कि यूनिक स्किल भी चाहिए होता है, जैसे कि टियानु माउंटेन पर चढ़ने के लिए उस तरह का पावर चाहिए जिससे कोई भी डेस्टिनी पावर को डिफीट कर सके। बैड लक को डिफीट करना होता है वहाँ पे। इधर तांग संग अब तक 3 ही माउंटेन पे चढ़ा है और उनके टोकन को हासिल भी कर सका है और इन 3 माउंटेन में ये टॉप 2 माउंटेन के टोकन को ऑलरेडी हासिल कर चुका है। मी गोंजी तांग संग को एक के बाद एक इस मानते बंदे के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। इधर इन दोनों का फाइट भी स्टार्ट होता है और फाइट स्टार्ट होते ही मानते अपने ब्लैक लिक्विड का यूज करता है अपने डार्क पावर को यूज करने के लिए। हालांकि बीहमत डीमन को डिफीट करना भी आसान नहीं है। ये अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन इधर मानते ये डॉज भी नहीं करता, ये अपने ब्लैक लिक्विड से ही अटैक करता है। ये दोनों ही पावर वर्सेस पावर खेल रहे हैं, जिसका ज्यादा पावर होगा वो जीत जाएगा। मानते इस एज में ही होकर ये डोमेन स्किल को भी कंट्रोल कर सकता है, डार्क डोमेन को। ये देखकर बीहमत डीमन समझ जाता है कि ये ज्यादा देर इसके सामने टिकने वाला नहीं है और इसे अगर इस फाइट को जीतना है फिर इसे अपने पावरफुल स्किल का यूज करना होगा। ये अपने क्लॉ स्टॉर्म का यूज करता है। तांग संग भी एक बार इस अटैक का सामना किया था और ये तूफान स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जबकि फाइटिंग स्टेज पे तूफान के कारण से स्पेस क्रैक भी ओपन हो रहे हैं, फिर काफी डरावना सीन को भी यहाँ पे देखा जा सकता है इस बैटल में। इधर मानते अपने ब्लैक पर्पल लाइट को रिलीज करता है। डार्कनेस काफी ज्यादा फैल जाता है, इतना कि कुछ भी यहाँ पे दिखता नहीं है और बीहमत डीमन का तूफान भी इसमें वीक होता जाता है। तांग संग ये देखकर समझ जाता है कि मानते ये एक और डोमेन को यूज कर सकता है और ये टोटल 2 डोमेन को कंट्रोल कर सकता है। एक साथ में ये अपने 2 डोमेन स्किल को यूज किया है। बीहमत डीमन ये लास्ट में हार ही जाता है। एक रियल पावर के आगे ये भी टिक नहीं पाता। मानते का एक्सप्रेशन को देखकर कहा जा सकता है कि ये ज्यादा कुछ खास खुश नहीं है बीहमत डीमन को डिफीट करके। इसके लिए ये फाइट है एक नॉर्मल फाइट के जैसा ही था। इसे कुछ खास चैलेंज इसमें कुछ भी फील नहीं हुआ। तांग संग समझ जाता है कि आने वाले मैचेस में इसे इस बंदे से भी फाइट करना पड़ सकता है और शायद नेक्स्ट मैच इसका इस बंदे से ही हो। तांग संग भी कहता है इस जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर अब तक के मैनेज कॉम्पिटिशन में नहीं देखा है। इस टाइम पे मी गोंजी भी तांग संग के साथ में है और ये भी फील कर लेती है तांग संग के आई को देखकर कि ये क्या सोच रहा है, लेकिन ये भी इस टाइम पे मोटिवेटेड है अपने नेक्स्ट मैच को लेकर। ये कहती है ब्रदर मैं जा रही हूँ अपने मैच के लिए। ये कहती है तुम सब काफी स्ट्रॉन्ग हो, मैं भी टॉप 8 पे आने का पूरा कोशिश करूंगी। इस टाइम पे बिग कैट भी अपने मेडिटेशन से उठ जाता है। तांग संग इसके पास में आता है और कहता है लगता है कि तुम अभी कुछ सोच रहे हो, क्या तुम गोल्डन डीमन को लेकर गुस्सा हो। इस पे ये कहता है लायन और टाइगर क्लैन है, इन दोनों से ही हमारा क्लैन नफरत करता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं उसे नफरत नहीं करता, मगर मैं उसे पसंद भी नहीं करता। जब मैं छोटा था ये हमारे क्लैन को काफी डिफरेंटली ट्रीट किया करते थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लायन क्लैन भी हमें रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तांग संग कहता है अगर तुम चाहते हो कि हम उनके साथ में
कॉपरेट नहीं करे फिर हम नहीं करेंगे। तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर इस कंपटीशन में तुम दूसरे एम्परर का भी सपोर्ट को गेन कर सकते हो। इस पे बिग कैट कहता है अब इस बात के लिए काफी लेट हो चुका है। उसने जो मेडिसिन मुझे दिया था वो काफी कीमती था, मैं उसका हेल्प ऑलरेडी ले चुका हूँ। बिग कैट कहता है उसके मेडिसिन से न सिर्फ मेरा इंजरी हील हुआ है बल्कि मेरा ब्लड भी अब गोल्डन हो चुका है, मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है। हम लाइगर क्लैन में लायन और टाइगर का ब्लड है, मगर हमारे ब्लड में गोल्डन लायन और गोल्डन टाइगर का ब्लड नहीं था, लेकिन अब मेरा ब्लड इस मेडिसिन के कारण से गोल्डन हो चुका है और इस कारण से मैं न्यू एबिलिटीज को भी अनलॉक कर चुका हूँ। ये कहता है मुझे भी फ्यूचर में काफी फास्ट इंप्रूव करना है, तो फिर मेरे पास ज्यादा चॉइसेस भी इस टाइम पे नहीं है। बिग कैट कहता है लेकिन आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारे कारण से ही हूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हें थोड़ा सा भी हमारे क्लैन का और मेरा जरूरत हो तो फिर तुम मुझे जरूर बताना, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी है, हम तुम्हारे लिए लावा पे भी चलने को रेडी है। इधर जब ये बात कर रहे थे इधर मी गोंजी स्टेज पे आ जाती है फाइट के लिए। अब तक का फाइट भी काफी अच्छा था दूसरों का, अब मी गोंजी का बारी है। इस टाइम पे इसका ओपोनेंट भी इसके सामने में खड़ा होता है। ये मून फ्लावर क्लैन से मी गोंजी के फादर ने इसे ऑलरेडी बता दिया था इसके ओपोनेंट के बारे में, तो ये पहले से ही जानती थी। रिचन एम्पायर में दो फ्लावर क्लैन है, एक तो सन फ्लावर क्लैन है और दूसरा मून फ्लावर क्लैन है। मून फ्लावर क्लैन को कहा जाता है कि ये काफी डेंजरस अटैक को करते हैं। इनका बैटल स्टार्ट होता है। इधर तांगसंग इनका बैटल को देख रहा है और ये देखकर कहता है कि इनका बैटल भी काफी सीरियस है। तांगसंग सोचता है कि इसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए इसे सनफ्लावर और मून फ्लावर इन दोनों क्लैन के ब्लड लाइन को सॉल्व करना होगा। ब्लू मून बंदा अपने मून पावर को रिलीज करता है, पूरे स्काई में ब्लू कलर के लाइट को देखा जा सकता है। इधर मी गोंजी भी अपने स्पेस पावर को रिलीज करती है, सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और एक सिल्वर डोर बनकर रेडी हो जाता है। यह देखकर मून फ्लावर अपने पावरफुल अटैक से अटैक करता है, मगर तुरंत ही मी गोंजी इस गेट में चली जाती है और जब ये गायब हो जाती है इन दोनों के पावर को देखकर कहा जा सकता है कि काफी हाई लेवल बैटल भी चल रहा है। कुछ समय तक बस मी गोंजी स्काई में एक जगह पे इंटर करती फिर गायब होकर दूसरी जगह पे निकलती और इधर ये मून फ्लावर मी गोंजी पे कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है, मगर ये इसके अटैक को डॉज कर रही है। बिग कैट तांगसंग के पीछे खड़ा होता है और ये कहता है तुम्हें क्या लगता है किसे एडवांटेज मिल रहा है इस फाइट में? तांगसंग कहता है अभी ये कहना भी सही नहीं होगा, अभी कुछ सही से कहा भी नहीं जा सकता। अभी के करंट सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मी गोंजी एडवांटेज को गेन कर रही है, ये स्पेस पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। बिग कैट कहता है तुम दोनों का रिलेशन भी धीरे धीरे काफी अच्छा होता जा रहा है। तांगसंग ये सुनकर स्माइल करता है। इधर फाइट में मी गोंजी एक के बाद एक पोर्टल को ओपन कर रही है और इसके अंदर में जाकर दूसरी जगह पे निकल रही है, जिससे ओपोनेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे अटैक करे और इसका ज्यादातर अटैक वेस्ट ही हो जा रहा है और इसका एनर्जी भी धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। तांगसंग देखता है कि मून फ्लावर बंदे के अटैक से येन एनर्जी भी निकल रहा है जो कि सराउंडिंग में भी फैल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पावर स्पेस पोर्टल के अंदर में खींचा चला जा रहा है तो ये धीरे धीरे कम भी हो रहा है, मगर इसमें मी गोंजी भी अफेक्ट हो रही है। लेकिन अभी इस फाइट को मी गोंजी ही सप्रेस कर रही है। अब ये बंदा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये एक काफी बड़ा सा तूफान को क्रिएट कर देता है येन एनर्जी का। इस तरह के पावरफुल अटैक का सामना करने का मी गोंजी भी नहीं सोचती थी और ये अपने स्पेस पोर्टल से ही अभी भी इसे डॉज कर रही है। ये एनर्जी का अटैक फेल हो जाता है और ये एनर्जी पूरी जगह पे नहीं फैलता बल्कि ये सेंटर में आकर जमा होने लगता है। मून फ्लावर बंदा भी समझ गया है कि अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू अटैक करता रहता है फिर इसका ये भी अटैक पोर्टल में ही गायब हो जाएगा और इससे इसका ही एनर्जी ही खत्म होगा। इधर मून फ्लावर के सेंटर में आकर यह एनर्जी गैदर होता है और इसके सेंटर पार्ट को देखकर कहा जा सकता है कि ये एक तरह से आई ऑफ द मून फ्लावर की तरह दिख भी रहा है। ये एनर्जी कंडेंस होकर और भी भयानक होता जाता है। मी गोंजी भी जानती है कि ये अपने स्पेस पावर का यूज कर हर बार बच नहीं सकेगी, इसे जाकर क्लोज फाइट तो करना ही होगा। मून फ्लावर बंदा देखता है कि मी गोंजी अब क्लोज आकर फाइट करना चाहती है और ये देखकर ये भी खुश हो जाता है। पिको क्रेज से स्पेस पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इनका बॉडी भी काफी वीक होता है। ऑडियंस भी जब नेक्स्ट मूव को देखते हैं पर ये सभी भी काफी सरप्राइज होते हैं। मी गोंजी अपने टियानजी डांस को परफॉर्म करती है यहाँ पे। जब ये करती है फिर इसके बॉडी से सिल्वर लाइट भी फ्लैश करता है और ये लाइट इसके बॉडी को कवर कर लेता है। सिल्वर लाइट से इसके बॉडी के लिए आर्मर भी बनता है और ये डांस करते हुए मून फ्लावर के पास आ जाती है। इसके सिल्वर लाइट से काफी किलिंग ऑरा भी आ रहा है। मी गोंजी मून फ्लावर को गले लगा लेती है। अपने दोनों हाथों से ये मून फ्लावर को अपने बाहों में पकड़कर ये कसकर दबाना स्टार्ट करती है। इसके दबाने के कारण से मून फ्लावर धीरे धीरे अब ब्रेक होना स्टार्ट होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है सिल्वर लाइट के पावर के कारण से। इधर ये मून फ्लावर बंदा भी सरप्राइज है इस सीन को देखकर, लेकिन नेक्स्ट अटैक से यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। डांस करते हुए मी गोंजी अपने सेकंड ब्लड लाइन का यूज करती है, व्हाइट टाइगर एम्पर का ब्लड लाइन, और एक जोरदार पंजे से अटैक करती है। कौन सोच सकता था कि मी गोंजी के पास में दो फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन भी हो सकता है। तांगसंग इसके ब्लड लाइन के बारे में पहले से ही जानता था, जबकि तांगसंग भी इस कंपटीशन में एक से ज्यादा ब्लड लाइन को शो किया है और अब जबकि मी गोंजी भी अपने सेकंड ब्लड लाइन को शो कर रही है और वो भी टॉप ग्रेड के ब्लड लाइन को, फिर पूरा ही स्टेडियम भी सरप्राइज होता है इस बात से। इधर मी गोंजी अपना अटैक को पीछे ले लेती है मेन टाइम पे, नहीं तो फिर इसका ओपोनेंट भी मारा जा सकता था और जबकि ये ऐसा कर चुकी है फिर इसका मैच भी खत्म हो जाता है। ऑडियंस भी सोचते हैं कि पीकॉक डीमन रेस का रिलेशन
रिलेशन व्हाइट टाइगर क्लैन के साथ में कब से इतना अच्छा हो गया है। यहाँ तक कि ग्रेट डीमन एम्परर भी इस बात से सरप्राइज होते हैं। वीआईपी रूम में जिंगफिंग डीमन एम्परर भी बैठा हुआ है और ये जानता है कि मी गोंजी के पास में ये 2 ब्लड लाइन क्यों है। ये कहता है इसकी मदर एक समय में एक ह्यूमन को लव करती थी और वो ह्यूमन व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर के ब्लड को कैरी करता था। उससे ही ये ब्लड भी मी गोंजी के पास में आया है। ये सोचता है इस कारण से भी पीकॉक डीमन किंग इसे चूज किया है अपना सक्सेसर बनाने के लिए। ये सोचता है अगर ये फ्यूचर में बन जाती है फिर ये फ्यूचर में जरूरी काफी पावरफुल भी बनने वाली है और तब ये कभी भी कैरी सिटी को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकेगा। ये कहता है मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा फिर मैं कैरी सिटी पे कंट्रोल गेन करूंगा। इधर जबकि ये मैच खत्म हो चुका है फिर तांग सांग, बिग कैट, मी गोंजी ये तीनों ही टॉप 8 में चले गए हैं। जबकि मैच खत्म हो चुका है फिर बिग कैट अब कहता है मैं रेस्ट करने के लिए जाता हूँ और मुझे प्रैक्टिस भी करना है। तांग सांग मी गोंजी से बात करता है और ये इस टाइम पे तांग सांग से पूछती है तुम एक बार में 2 ब्लड लाइन के पावर को यूज कैसे कर पाते हो। मी गोंजी के पास में भी 2 ब्लड लाइन है मगर ये एक साथ में इन दोनों का यूज नहीं कर सकती है। इसे हमेशा ही स्विच करना होता है, या तो स्पेस पावर नहीं तो व्हाइट टाइगर के पावर को। तांग सांग कहता है मेरा सिचुएशन तुमसे हल्का डिफरेंट है। ये कहता है मैं ब्लड के पावर को यूज नहीं करता, मेरे लिए ये ऐसा है जैसे कि ये ब्लड मेरे बॉडी में ही फ्यूज हो चुका है और ये स्किल मेरा हो चुका है। धीरे धीरे मी गोंजी का स्पेस पावर का अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज करता जाता है जिससे इसका ही पावर इंक्रीज कर रहा है। तांग सांग टीम बैटल को लेकर ज्यादा सीरियस है, जबकि उसमें मी गोंजी के साथ में इसे फाइट करने को मिल रहा है। तो फिर तांग सांग सोचता है कि नेक्स्ट मैच में इसे मानते के साथ में फाइट भी करना पड़ सकता है। अगर ये हार जाता है फिर ये आगे जाकर बिग कैट से भी फाइट कर सकता है, लेकिन अगर तांग सांग को इसे डिफीट करना है फिर तांग सांग को अपने डिवाइन वेपन का भी यूज करना पड़ेगा और साथ ही से एक तरीका को भी ढूंढना होगा। ये सोचता है कि इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। मी गोंजी अपने फादर के पास में आ जाती है। इसके फादर इसे कहते हैं जब भी तुम फ्यूचर में व्हाइट टाइगर के पावर को यूज करोगे फिर तुम्हें ध्यान रखना होगा। इन्हें भी इसके सेकंड ब्लड लाइन के बारे में पहले से ही पता था। ये चाहते हैं कि ये इस ब्लड लाइन के कारण से फ्यूचर में पीकॉक डीमन रेस को व्हाइट टाइगर एम्परर का सपोर्ट मिले। अगर ऐसा हो जाता है फिर पीकॉक रेस से काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है इनके सपोर्ट के कारण से और इन पे एंसेस्टर कोड का भी प्रेशर कम हो जाएगा। मी गोंजी भी कहती है फादर मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी। इसका फादर कहते हैं मैं शायद कभी भी एक गुड फादर नहीं बन सका हूँ। पीकॉक डीमन किंग चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। इनका भी फिजिकल कंडीशन सही नहीं है। इधर मी गोंजी शूरा के बारे में सोचने लगती है। ये सोचती है इसका फादर ने इसे टीम बैटल में काफी अच्छा करने को कहा है और शूरा भी टीम बैटल पे ही ज्यादा फोकस करता है। आफ्टरनून के बाद मी गोंजी तांग सांग से मिलने इसके होटल में आती है। यहाँ पे ये दोनों कल के मैच को लेकर बातें कर रहे हैं और थोड़ा बहुत प्लान भी करते हैं। हालांकि तांग सांग कल के लिए कुछ खास प्लान भी नहीं किया था। थोड़ी देर बाद तांग सांग मी गोंजी को लेकर ये ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और तांग सांग से यहाँ पे मेडिटेट करने को कहता है। तांग सांग इसका पास में बैठ जाता है और इसके हाथों को भी पकड़ लेता है और ये इसके एनर्जी को गाइड कर रहा है इसके बॉडी में। तांग सांग स्वान टियानगोंग को भी अपने बॉडी के अंदर रन करता है। तांग सांग मी गोंजी के बॉडी के अंदर ये इसके 2 डिफरेंट ब्लड लाइन को भी फील करता है, व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन और पीकॉक ब्लड लाइन। हालांकि तांग सांग इसे स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि ये क्या करने वाला है। अभी तांग सांग चाहता है कि ये मी गोंजी के 2 ब्लड लाइन को मर्ज कर दे एक साथ में, जैसा कि इसने लैगर क्लैन के साथ में किया था। मी गोंजी इस टाइम पे डीप मेडिटेशन कर रही होती है। इधर तांग सांग इसका हाथों को पकड़कर इसका ब्लड लाइन को फ्यूज करना स्टार्ट करता है। तांग सांग इन दोनों ब्लड लाइन में भी कोलिजन को फील कर सकता है इसके बॉडी के अंदर में। मी गोंजी भी काफी स्मार्ट है। ये फील कर लेती है कि शूरा का पावर इसके बॉडी के अंदर में फ्लो कर रहा है और ये फील कर सकती है कि शूरा के बॉडी के अंदर में एक कोर है जो कि इसे एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है और ये इस कोर से ज्यादा एनर्जी को रिलीज भी कर पाता है। इसके ही कारण से ये एक से ज्यादा स्किल को एक साथ में भी यूज कर पाता है, ऐसा मी गोंजी सोचती है। मी गोंजी के बॉडी के अंदर अब इसका 2 ब्लड लाइन एक साथ में आना भी और ये एक साथ में ब्लेंड भी होना स्टार्ट हो जाता है। इससे मी गोंजी को एक पावरफुल फीलिंग भी आता है और ये फील करती है कि इसका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा हो। मी गोंजी धीरे धीरे अब डीप मेडिटेशन में जाने लग जाती है। इधर तांग सांग भी फील करता है ये मी गोंजी के काफी करीब है और कहता है सियावू मेरी लव, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ में न्यू वर्ल्ड में न्यू जर्नी को कर रहा हूँ। इतना करीब होने के कारण से और जब ये मी गोंजी के हाथों को होल्ड किए हुए तांग सांग इसके स्पिरिचुअल पावर को भी चेक करता है और इससे पता चलता है कि इसके पास में थोड़ा सा भी डिवाइन पावर नहीं है जो कि तांग सांग के पास में है। जबकि इसके पास डिवाइन पावर नहीं है तो फिर ये अपने पिछले लाइफ के मेमोरी को भी याद नहीं कर सकती है। अगर इसके पास में इसके पिछले लाइफ का मेमोरी होता फिर ये तांग सांग को जरूर पहचान लेती। ये कैसे इसे भूल सकती है। तांग सांग जानता है कि अगर इसके पास में डिवाइन सेंस डेवलप हो जाता है फिर इसका फ्यूचर कल्टीवेशन भी काफी फास्ट हो जाएगा। तांग सांग अब इसके स्पिरिचुअल सी में स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करने का सोचता है जिससे मी गोंजी का स्पिरिचुअल पावर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मगर इसे ऐसा करने के दौरान काफी ध्यान भी रखना होगा। जबकि ये स्पिरिचुअल पावर तांग सांग का नहीं है तो फिर ये दूसरे के स्पिरिचुअल पावर को हैंडल करने वाला है। तांग सांग काफी केयरफुली इस काम को करना स्टार्ट करता है। तांग सांग ऑलरेडी इसके लिए ये प्रिपेयर है और ये अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर इस काम को कर रहा है। इसके स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करने के दौरान तांग सांग इसके स्पिरिचुअल सी में अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी डाल दिया है जिससे अगर ये फ्यूचर में कभी भी कोई भी डेंजर फील करती है फिर तांग सांग को तुरंत ये बात पता चल जाएगा और ये इसे सेव करने के लिए भी आ सकता है। हालांकि इसके कारण से मी गोंजी से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जबकि इसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मी
मी गोंजी के पास में है तो फिर, लेकिन तांग संग अपने फ्यूचर वाइफ पे फुली ट्रस्ट करता है। इस दौरान तांग संग मी गोंजी के काफी सारे मेमोरी को भी देखता है। इस टाइम पे मी गोंजी अपने मेडिटेशन से भी जाग जाती है। अब टाइम भी पास करता जाता है और मी गोंजी अपने मेडिटेशन से जाग जाती है। जागने के बाद ये फील करती है कि अब ये पूरा ही वर्ल्ड से डिफरेंट फील हो रहा है, जबकि इसका स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है। तो फिर तुरंत ये वापस अपने आंखों को क्लोज कर चेंजेस को फील करती है। ये देखती है कि इसका स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी डिफरेंट फील हो रहा है, और जब ये सूरा को देखती है फिर इसे फील होता है जैसे कि ये तांग संग को देख रही है अपने पास में। ये दोनों यहाँ पे बैठकर रात भर कल्टीवेट किए हैं। इधर सूरा भी अब जाग जाता है और ये इसे कहता है तुम भी जाग चुकी हो, हमें कंपटीशन के लिए जाना होगा। मी गोंजी को आइडिया भी नहीं है कि ये पूरी रात इसके साथ नहीं थी। दोनों फ्रेश होने के बाद अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं नीचे में। यहाँ पे तांग संग के फ्रेंड्स भी ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं और ये मी गोंजी को इसके साथ में देखते हैं। दो भाई तांग संग को यहाँ पे कुछ कहने वाला था मगर इसे वो भी रोक लेता है। इस टाइम पे मी गोंजी तांग संग को कहती है मेरा स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। इस पर तांग संग से कहता है ये तो अच्छी बात है, इससे तुम्हें अच्छे से स्पेस पावर को कंट्रोल भी कर सकोगी। मी गोंजी भी समझ जाती है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन इधर तांग संग इसे कुछ भी नहीं बताता। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अभी यहाँ से निकलकर कंपटीशन की जगह पे चले जाते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे काफी मॉन्स्टर भी आए हैं मैचेस को देखने के लिए। टीम बैटल में टोटल अभी 32 प्लेयर हैं, मतलब कि टोटल 16 टीम है। यहाँ पे तांग संग मानते को भी देखता है एक टीम में, ये भी टीम बैटल में पार्ट ले रहा है। मानते अकेले ही काफी पावरफुल है और अगर ये टीम बैटल में अपने पार्टनर के साथ में फाइट कर रहा है फिर ये इस कंपटीशन का सबसे डेंजरस टीम हो सकता है। अगर ये दोनों कंपटीशन को जीत जाता है फिर ये सबका चहेता बन जाएगा। ना सिर्फ इसका क्लैन ही सपोर्ट करेगा इसे, बल्कि दूसरे डीमन एम्परर भी इसे सपोर्ट करेंगे। इंडिविजुअल कंपटीशन में तांग संग और मी गोंजी भी टॉप 8 पे आ चुके हैं और अब बस टीम कंपटीशन में आना बाकी है। यहाँ पर ज्यादातर मॉन्स्टर मानते की टीम को ही देख रहे हैं, लेकिन तांग संग की टीम भी काफी पॉपुलर है। हालांकि मानते अगर टीम बैटल में डिफीट हो जाता है फिर दूसरे कंपटीशन में भी इसे डील करना भी आसान हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सभी आ चुके हैं फिर सभी वापस से मशीन में हाथ डालकर बॉल को निकालने वाले हैं, जिससे इन्हें मैच का फाइटिंग नंबर भी मिलेगा। सभी प्लेयर लाइन में लगना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसे कनेक्ट करने के लिए व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर आए हुए हैं और जब मी गोंजी का बारी आता है बॉल को निकालने का फिर ये मी गोंजी को देखते हैं और इसे पूछते हैं सू क्वीन कैसी है। इस पे ये कहती है वो ठीक है और वो कैरी सिटी में है। ये थोड़ा घबरा जाती है व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर को देखकर। व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर कहते हैं वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। इस पे मी गोंजी कहती है मेरी मदर आपसे मिलना नहीं चाहती, वो उस इंसिडेंट को लेकर आपके सामने नहीं आना चाहती। ये सुनकर ये कहते हैं ठीक है पहले तुम अपने मैच को खत्म कर लो। तांग संग भी इस टाइम पे मी गोंजी के साथ में ही है और ये इन दोनों की बातों को भी सुनता है। ये सुनकर ये एक बात तो समझ चुका है कि ये व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर का कोई भी इवल इंटेंशन नहीं है मी गोंजी को लेकर। जब ये लोग अपने नंबर को ले लेते हैं फिर मी गोंजी भी काफी सरप्राइज होती है जब ये अपने नंबर को देखती है और ये तांग संग को कहती है क्या तुम इस बार अपने साथ में बैड लक को लेकर आए हो कि हमें इतना खराब नंबर मिला है। हमारा मैच मानते के साथ में होने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।